स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सी चीजें हमें इसमें समझनी पड़ेंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, बहुत रिएक्शंस है, सब बहुत रिएक्शंस आपको पढ़नी लगा लीजिए। तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करवाता हूं इसकी, सोडियम मेटल, तो मेटल के साथ भी इजीली रिएक्शन कर जाता है। और मेटल के साथ रिएक्शन करने का रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसके पास क्या होती है एसिडिक हाइड्रोजन। अभी एसिडिक हाइड्रोजन का चक्कर क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो O और H ग्रुप आपको दे रखा, फिनॉल के पास O और H ग्रुप होता। इसमें एक्चुअली होगा क्या कि ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है वो तब तक ऑक्सीजन के पास है जब तक कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन मैंने आपको रेजोनेंस इसलिए पढ़ने के लिए कहा था क्योंकि रेजोनेंस हमें बताने की कोशिश करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो तो कहां चली गई, रिंग के अंदर चली गई। जो रिंग के अंदर चली गई तो ऑक्सीजन के पे कैसे चार्ज आ गए, पॉजिटिव। अब एक तरह से ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची नहीं, तो हाइड्रोजन यहां से इजीली क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। हाइड्रोजन जो है वो इजीली क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। जब हाइड्रोजन यहां से इजीली रिमूव होगा तो अगर आपसे कोई कहे कि एल्कोहल की, अगर कोई भी एल्कोहल आप ले रहे हैं एलिफेटिक, तो उसके कंपेयर में फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों? तो उसमें एक चीज आप बता सकते हैं क्योंकि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, डीलोकलाइजेशन हो सकता है, लेकिन एल्कोहल में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। जब एल्कोहल का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, एल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास रहेंगे, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, तो हाइड्रोजन उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते फिनॉल की, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं इनके अंदर, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और हाइड्रोजन इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर आप इससे भी चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे तो एक चीज को और समझाने की मैं कोशिश करता हूं। अगर ऐसा होता है तो अगर हम फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल में से मैं H पॉजिटिव आयन बाहर निकाल देता हूं, ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे रिंग के अंदर। तो एक तरह से अगर मैं इसे एसिड मान रहा हूं तो ये क्या है, इसका बेस। कौन सा बेस है इसका, कंजुगेट बेस। तो जो इसका कंजुगेट बेस है वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसका कंजुगेट बेस आपको दे रखा है वो स्टेबल हो रहा है। किस वजह से स्टेबल हो रहा है, ड्यू टू द रेजोनेंस। तो क्या फिनॉल इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, फिनॉल मतलब H पॉजिटिव आराम से दे देगा क्योंकि उसका कंजुगेट बेस क्या है, स्टेबल है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई इज द फिनॉल इज मोर एसिडिक देन कंपेयर टू एल्कोहल्स, तो रीजन क्या बताएंगे आप, ड्यू टू द मोर स्टेबल कंजुगेट बेस। और मोर स्टेबल कंजुगेट बेस कैसे आया, ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को करवाता हूं तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, O नेगेटिव N पॉजिटिव, यानी कि अपने H पॉजिटिव आयन दे देगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाता हूं तो रिएक्शन दे देगा, ये क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन अगर मैं रिएक्शन इसकी किसके साथ करवाता हूं, Na-HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो आप बेशक से रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन होगी नहीं।
और Na2CO3 के साथ करवाता हूं तब भी रिएक्शन नहीं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये फिनॉल वैसे तो एसिड है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता जो वीक एसिड के साथ भी वीक बेस के साथ रिएक्ट कर ले। तो ये दोनों क्या है, वीक बेस इनके साथ रिएक्शन नहीं देगा। अब देखो बहुत जगह कंफ्यूजन बनी रहती है सर कि किस तरह से हमें पता चलेगा किसके साथ रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो एक चीज मैं आपके माइंड में क्लियर कर देता हूं, थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देता हूं और उसके हिसाब से मैं इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि कौन सा रिएक्शन देगा नहीं देगा। ये रिएक्शंस आपने लिख ली होंगी। एक्चुअली होता क्या है कि कार्बोनिक एसिड कहते हैं हम इसे। कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर लगा लो कौन आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा। फिनॉल के बाद अगर हम बात करें तो एल्कोहल्स आ जाएंगे। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बता रहा हूं अभी, तो फिलहाल होता तो बीच में और भी कुछ ग्रुप आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बातें आपके माइंड में डालने की कोशिश कर रहा हूं। सॉरी, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू किसके, एल्कोहल्स। तो यहां पर मैं कुछ चीज आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। देखो अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं फिनॉल की NaOH के साथ, NaOH के साथ एल्कोहल रिएक्शन नहीं देते क्योंकि वो बहुत ही वीक क्या होते हैं, एसिड। वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन रिएक्शन होगी कैसे वो समझने की कोशिश आप करेंगे। NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है लेकिन होगी कैसे। ये क्या है, एक बेस, और ये क्या दे रखा आपको, एक एसिड। रिएक्शन होगी कैसे वो समझना है आपको। रिएक्शन होने पर क्या क्या बन रहा है वो भी समझना है। O नेगेटिव Na पॉजिटिव साथ में क्या बाहर निकला हुआ, अगर मैं दोनों रिएक्शंस को देखूं तो एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन अगर वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन वापस आ जाएगी, यानी कि वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इधर की साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सी चीज है कौन सी नहीं। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं प्रूव करने में कामयाब रहा कि ये वीक एसिड और वीक बेस है तो रिएक्शन नहीं होगी। और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस है तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होने की चांस होगी। अगर एक भी स्ट्रॉन्ग है तब भी होने की चांस नहीं थे, अगर दोनों वीक है तो होने के चांस क्या रहेंगे, नहीं होंगे, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं, फिनॉल का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं वाटर के साथ, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसने H पॉजिटिव आयन दिया, ध्यान समझना। अगर कोई H पॉजिटिव आयन देता है तो वो चेंज हो जाता है किसमें, बेस में। और अगर कोई H पॉजिटिव, जैसे OH ने H पॉजिटिव आयन लिया इसका, तो अगर कोई H पॉजिटिव आयन लेता है तो ये बेस है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड। तो ये एसिड है, यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। समझना, मैं कह रहा हूं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इस एसिड का इस एसिड के साथ कंपैरिजन करूं तो आप देखेंगे फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू किसके, वाटर। और जो NaOH होता है, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझना एक चीज, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। और अगर कोई वीक बेस है तो उसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस है वो क्या रहेगा, वीक। अगर कोई वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या रहेगा, वीक रहेगा। और जब वीक रहेगा तो ये उसके कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो राइट हैंड साइड में दोनों ही क्या आगे, स्ट्रॉन्ग आगे, ये दोनों क्या रहेंगे, वीक रहेंगे। तो रिएक्शन हमेशा किसकी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसके कंपैरिजन में ये वीक एसिड था, इसके कंपैरिजन में ये वीक बेस था, और उससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो मैंने फिनॉल के साथ जो रिएक्शन करी थी वो क्यों पॉसिबल थी वो आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं चीज को थोड़ा सा घुमाता हूं, अब काम आता है किसका, अगर मैं रिएक्शन कर देता हूं, अगर एक के साथ रिएक्शन करवा देता हूं, Na2CO3 के साथ रिएक्शन उसी से क्लियर हो जाएगी।
अगर मैं बेकिंग सोडा वाली रिएक्शन आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, ये रिएक्शन मैंने करवाई और इसमें जो प्रोडक्ट बनने के चांस थे वो ही बन सकते, यानी कि वो यहाँ पे किसी तरह काम कर रहा था, बेस की तरह काम कर रहा था, किसी तरह काम कर रहा था ऐसे, ऐसा वही आया किसी तरह काम कर रहा था, बेस की तरह काम कर रहा था, किसी तरह काम कर रहा था ऐसे। अगर मैं फिनॉल और कार्बोनिक एसिड का कंपैरिजन करूं तो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू किसके, फिनॉल के कंपैरिजन में जो कार्बोनिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फिनॉल है वो वीक एसिड है किसके कंपेयर में, कार्बोनिक एसिड की, तो ये क्या है, स्ट्रांग है। जब ये वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या रहा होगा, इस बार स्ट्रांग रहा होगा, किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में। कहीं आप ये कंफ्यूजन मत चला जाना, पहले तो सर ये वीक था अब स्ट्रांग कैसे हो गया, तो मैं इसके कंपेयर में बता रहा हूं। पहले एनएच था, एनएच के कंपेयर में क्या था, वीक बेस था, लेकिन इसके कंपेयर में क्या है, स्ट्रांग बेस, इसके कंपेयर में। ठीक है, चीज को समझने की कोशिश करना। अब आप देख रहे हैं दोनों के दोनों जो स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड है वो किधर ही साइड चले गए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, फिर बैकवर्ड में जाएगी और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इधर साइड दोनों क्या दे रखते हैं, वीक एसिड और वीक बेस। तो एक चीज मैंने आपके माइंड में क्लियर करने की कोशिश की है कि ज्यादातर केस में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन नहीं दे रहा फिनॉल के साथ, या सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन नहीं दे रहा सोडियम, और अगर हम बात करते हैं NaOH की रिएक्शन क्यों देते हैं, तो वो चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल के बारे में थोड़ा सा चीजें बताई थी, रिएक्शन करवाई थी आपने। एक रिएक्शन होती है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, अगर OH ग्रुप दे रखा है फिनॉल के साथ और मैं उसकी ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं, लेकिन लिया कैसा ब्रोमीन, हम एक्वस ब्रोमीन, तो ये क्या बना देगा, OH, सब जगह क्या लग जाएगा, Br। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा Br क्यों लगेगा सब जगह, तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं कि OH ग्रुप जो होता है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जहां मैंने आपको क्वेश्चंस एनिलीन से स्टार्ट किए थे, अगर आप शुरू से टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ना चाहते हैं तो आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। मैंने टॉपिक्स को इस तरह से बनाया है जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कतें ना आए। मैंने इस तरह से वीडियो डालने की कोशिश की है कि जैसे आप शुरू से वीडियो देखें, आप पहले वीडियो देखें गिरनार रिएजेंट की, फिर आप जीओसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है 12th क्लास वालों को, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की वीडियो जरूर देखें। फिर आप डाइजीन सॉल्ट वाले रिएक्शन देख सकते हैं, एनिलीन की रिएक्शंस देख सकते हैं, और जितनी भी आगे वीडियो चलती जा रही बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस है या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन है या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो वो सभी चीजें आप देखने की कोशिश करें। ठीक। और अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि OH बहुत हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इस वाले केस में यही आएगा। लेकिन यहां पर एक चीज थोड़ी सी हमारे लिए इंपोर्टेंट है, अगर मैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेता तो रिएक्शन में जनरली हमने एक चीज देखी है, और ब्रोमिनेशन करवाता तो जो ब्रोमीन है वो लगेगा ऑर्थो और फेरा। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। इसकी जो पीपीटी होती है वो होती है व्हाइट पीपीटी। इसमें से दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ये मेजर बनेगा, वो कैसा बनेगा, माइनर बनेगा। और इसका नाम क्या रहेगा, पैरा पैरा ब्रोमोफिनॉल।
नॉन पोलर, और ये कैसा रहेगा, वाटर कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन है तो पोलर सॉल्यूशन। अब आपके माइंड में एक चीज डाउट बन करके आ रही होगी, वो डाउट क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर करने की कोशिश आपके सामने करता हूं। आप कहेंगे सर पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐसा क्या था कि जो उन्होंने इस तरह से बिहेवियर किया, तो वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम ब्रोमिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी वाटर में अगर आप डालते हैं फिनॉल को, तो ये जनरेट करता है फिनॉक्साइड आयन। अब यहां पर जो फिनॉक्साइड आयन को फिनॉल जनरेट कर रहा था वही इसके साथ कंपैरिजन करता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, फिनॉल या फिनॉक्साइड, यानी कौन बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है, फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन। तो मैं एक चीज आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि अगर हम फिनॉल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते, रेजोनेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें, तो एक चीज हमारे सामने क्लियर होगी, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने के बाद इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। जब मैंने फिनॉल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव। अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाता हूं तो एक चीज हमारे सामने क्लियर होती है, फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने के बाद कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इन दोनों चीजों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल, अगर इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं ये कम स्टेबल है, ये क्या है ज्यादा स्टेबल। आप कह नहीं सकते हो क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, जबकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो कौन अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिंग को देने की कोशिश कर सकता है, कौन ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है, फिनॉल इतना रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाता जितना कि फिनॉक्साइड आयन कर पाता है। अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप एक पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो फिनॉल किसमें चेंज हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन में, और उसकी वजह से रिंग क्या हो जाती है, ज्यादा एक्टिवेट, क्योंकि उसमें फिनॉक्साइड आयन बन चुका है, जो मैंने आपको बताया था ब्रोमिनेशन कर रहे थे हम एक्वस सॉल्यूशन में, तो रिंग ज्यादा एक्टिवेट हो गई और ब्रोमीन ने हर एक पोजीशन पर अटैक कर दिया। लेकिन अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2, तो उसकी वजह से जो रिंग थी वो ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाई और उसकी वजह से सिर्फ पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ही ब्रोमीन जाकर के अटैच हुआ। तो चीजें क्लियर आपके सामने हो गई, जो मैं आपको बताना चाहता था वो पॉइंट मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बात आती है नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सब जगह क्या लग जाएगा, NO। इसका नाम है पिक्रिक एसिड, पिकनिक मत लिख देना, फिर बता रहा हूं क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। और क्या कह सकते हो इसे, और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैं इसमें डाइल्यूट HNO3 ले लेता हूं, तो दो प्रोडक्ट हमारे सामने बनेंगे, एक में OH NO2 आ जाएगा, दूसरे में आएगा OH NO। इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल।
यहां पर क्योंकि आपने सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, NO2 पॉजिटिव बन जाएगा और रिंग ज्यादा एक्टिवेट होगी तो सब जगह NO2 लग जाएगा, इसमें इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कुछ अलग तरह से आता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, पैरानाइट्रोफिनॉल ही कौन सा आ जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आ जाएगा। क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन किस तरह से हम कर सकते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। अब इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, यह है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा कौन सा है, पैरानाइट्रोफिनॉल। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूल। इसमें मेजर प्रोडक्ट भी यही बनेगी और रीजन कौन सा आएगा इसका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और अगर मैं बात करता हूं, ये तो आपने लिख लिया होगा इधर वाला पोर्शन, और समझाने वाली बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये बना रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन चीजों को लिखो आप,